Good morning, student, and welcome back. This is our third lecture of chapter number 1, that is evolution and basic accounting terms. कुछ हिस्ट्री पढ़ी थी अकाउंटिंग की और कुछ बेसिक टर्म्स स्टार्ट किए थे. ठीक है, क्या क्या पढ़ा दिया था? वाउचर, कैपिटल, असेट, टाइप्स ऑफ असेट, लायबिलिटीज एंड इट्स टाइप. ठीक है, एक बच्चे को प्रॉब्लम आई है, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. सर कंटिंजेंट लायबिलिटी फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, इसकी मीनिंग समझिए. ये एक्चुअल में कोई लायबिलिटी नहीं होती है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अब बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट वो एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कंपनी की सारी असेट लिखी होती है, प्रॉपर्टी, और सारी उधारी लिखी होती है, लायबिलिटी. उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट. ठीक, तो जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं एक वर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आता है. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी उस दिन लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि कंटिंजेंट की लायबिलिटी की मीनिंग क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट द एक्चुअल लायबिलिटी. द लायबिलिटी, इट्स लायबिलिटी विल अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. ये लायबिलिटी अराइज कब होगी? जब कुछ इवेंट हैपन हो जाएगा, तब ये लायबिलिटी अराइज होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का केस चल रहा है एक कस्टमर से. ठीक है, केस चल रहा है कस्टमर से. कंपनी अपने एक बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट लिखती है. मैं दिखाता हूं. सपोज ये बैलेंस शीट है. ठीक है, ये बैलेंस शीट है. यहां पर लिखा हुआ है नॉन करेंट असेट लिखा हुआ है और करेंट असेट लिखा हुआ है. यहाँ कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटी है और करेंट लायबिलिटी. ये बैलेंस शीट है. ठीक है, इसको मैंने भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया बैलेंस शीट होती क्या है, डिटेल में मत जाइए. बस ये देखना है कि बैलेंस शीट है. इधर क्या आता है? कैपिटल आता है और लायबिलिटी आती है. ठीक है, इधर क्या आता है? असेट. ठीक है, और ये दोनों, इधर का टोटल और इधर का टोटल हमेशा क्या होता है? बैलेंस. तभी इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट बोला जाता है. ठीक है, ये हमेशा बैलेंस होता है. मतलब लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. ठीक, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. तो जब एक बैलेंस शीट बन रही होती है तो एक वर्ड है कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब कंटिंजेंट लायबिलिटी यहां क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं हुई है, अभी तक लायबिलिटी हुई नहीं है. वो लायबिलिटी कब होगी? जब कोई इवेंट हो जाएगा तब लायबिलिटी होगी. ठीक है, तो हमें ये पता है कि मेरा एक केस एक कस्टमर से चल रहा है. ठीक है, अगर हम केस हारेंगे तब मेरी लायबिलिटी अराइज होगी. तो मेरी लायबिलिटी अराइज कब होगी? जब हम केस हार जाएंगे तब मेरी लायबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज मेरी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे बैलेंस शीट के बाहर पीछे में यहाँ नोट पे लिख देते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट लायबिलिटी. ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं कि मेरा एक केस पेंडिंग है कोर्ट में. ठीक है, और लायबिलिटी अराइज तब होगी जब हम वो केस हार जाएंगे. ठीक, अदरवाइज इसीलिए इसको ऊपर नहीं लिखते ना, क्योंकि कोई एक्चुअल फिगर नहीं है. एक्चुअल फिगर कब आएगी? जब हम केस हारेंगे. ठीक है, जब कोई इवेंट होगा तब हम उसको लिखेंगे ऊपर, अदरवाइज ये नीचे ही रहेगा. ठीक है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है? इट इज ए लायबिलिटी विच विल अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. जब कोई इवेंट हो जाएगा तब वो लायबिलिटी अराइज होगी. ठीक, ये है कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब हम आगे बढ़ाते हैं. मैं जो बेसिक टर्म आप लोग कभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं बुक्स के नोट उसको आपको दूंगा भी, तो आप जो नोट्स आएंगे उसमें मैंने मार्क किया हुआ है. ठीक है, तो आपको सब कॉपी में नोट भी करना है. जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा. सबसे पहला वर्ड आता है गुड्स. गुड्स क्या है? गुड्स किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग में गुड्स किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग गुड्स का मतलब है एनीथिंग विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट, दैट इज नोन एज
अकाउंट और गुड्स। ठीक है, क्या मतलब है? परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट। हमने खरीदा है उसको बेचने के लिए। ठीक है, तो जो भी आइटम हम खरीदते हैं उसका इंटेंशन पर्पस है उसको हम बेचेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी कपड़े की शॉप है, ठीक है, अब हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो मेरा इंटेंशन क्या है? कपड़ा खरीद तो हम बेचेंगे, तो कपड़ा क्या है? मेरा गुड्स। ठीक है, मेरी शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, हम उसको खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो वो मेरा क्या हो गया? गुड्स। तो जो भी आइटम हम खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट टू द कस्टमर, दैट आइटम इज नोन एज गुड्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो कुछ और खरीदेंगे, सपोज मेरी कपड़े की शॉप है, हमने कपड़ा खरीदा, उसको बेचना है, वो गुड्स हो गया। कपड़े की जगह हमने एसी खरीद ली, तो उसको हम गुड्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एसी हम खरीद रहे हैं, बेचेंगे नहीं, बिजनेस को यूज करने के लिए। तो जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। ठीक है, कोई और चीज़ खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, वो उसी नाम से आएगा। ठीक है, बात समझ में? इसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स क्या होता है? परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट टू द कस्टमर, वो क्या हो गया? गुड्स। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? परचेज। परचेज क्या होता है? बाइंग ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदने को हम क्या बोलते हैं? परचेज। ठीक है, किसी और चीज को खरीदा उसको परचेज नहीं बोलेंगे, गुड्स को खरीदने को हम क्या बोलेंगे? परचेज। जैसे कपड़े की शॉप है, आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। एसी खरीद रहे हैं तो उसको परचेज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ एसी या बाइंग ऑफ एसी। लेकिन गुड्स खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। सेल्स किसको बोलते हैं? सेलिंग ऑफ गुड्स। सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, गुड्स को हम बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स को। ये बात समझ में आई? तो गुड्स वर्ड समझ में आया? गुड्स क्या है? परचेज एनीथिंग फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट टू द कस्टमर, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज। गुड्स बोलते हैं। गुड्स को खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। गुड्स को बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, जो गुड्स हमने खरीदा वो परचेज है, उसी को हम वापस करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। ये क्या है? रिटर्निंग ऑफ गुड्स परचेज। जो हमने गुड्स खरीदा है उसको हम वापस कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। उसी तरह सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न रिटर्निंग ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर। कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये बात समझ में? गुड्स समझ में आया? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? आप लोग ने वर्ड सुना होगा ना, स्टॉक। मेरे पास चीज का स्टॉक है, उस चीज का स्टॉक है, सेम वर्ड यहाँ पर है। स्टॉक का मतलब क्या है? जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो आइटम आपके पास एट द एंड ऑफ द डे पड़ा है, रखा है, बचा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग में स्टॉक का मतलब क्या है? लाइन ऑफ line of goods unsold
एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में जो आपके पास गुड्स बचा है, जो बिका नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। अब ये साल के आखिर में ले सकते हो, हर दिन ले सकते हो, हर हफ्ते ले सकते हो, आपको जब निकालना है आप उस दिन का यहाँ पर लिख सकते हो। ये क्या हो गया? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक हम किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है इन्वेंट्री। एक वर्ड क्या है? इन्वेंट्री। एक है इन्वेंट्री, इसके चार पार्ट। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड इन्वेंट्री ऑफ finished goods, और फोर्थ क्या है? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो ये चार तरह की इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या है? सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे पास कितना कच्चा माल है। ये तीनों यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। ये तीनों किसके लिए यूज होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इन्वेंट्री में ये तीन आते हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मतलब मेरे पास कच्चा माल कितना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना हमने परचेज किया, कितना हमने खर्च किया। इसी तरह इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बन गया, आधा बनना बाकी है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, पूरा कंप्लीट बन गया। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या है? हमने जो गुड्स खरीदा है बेचने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, ये चार तरह की इन्वेंट्री होती है। और स्टॉक जो है वो किसका पार्ट है? स्टॉक किया गया इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का पार्ट क्या है? स्टॉक। ठीक है, जैसे स्टॉक की मीनिंग क्या है? लाइन ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। उसी तरह इन्वेंट्री है लाइन ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब इसमें चार तरह के गुड्स आते हैं। रॉ मटेरियल आगे कच्चा माल, सेमी फिनिश मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बना आधा नहीं बना, फिनिश प्रोडक्ट पूरा बन गया, और फोर्थ जो हमने खरीदा है बेचने के लिए। इसके चार कंपोनेंट हैं इन्वेंट्री के। ठीक है, ये किसमें आएगा? इन्वेंट्री का पार्ट। और स्टॉक क्या है? वो इन्वेंट्री का पार्ट है, क्योंकि स्टॉक क्या है? फोर्थ पॉइंट, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये हो गया स्टॉक एंड इन्वेंट्री। बात समझ में ना? इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक क्या है? स्टॉक समझ में आ गया? जो मेरे पास गुड्स बचा है वो अभी तक बिका नहीं है, उसको स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री क्या? इन्वेंट्री के चार पार्ट है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? वो रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा है गुड्स बनाने के लिए और अभी तक पड़ा हुआ है, यूज नहीं हुआ, वो क्या हो गया? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब क्या है? वो सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा बनकर अभी रखा हुआ है। ठीक है, वो क्या होगा? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड क्या है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ये वो गुड्स हैं जो बनकर तैयार है लेकिन बिके नहीं है, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये वो गुड्स मेरे पास बचे हुए रखे हैं जो हम खरीद कर लाए थे बेचने के लिए, जिसमें से कुछ बच गया है, बिका नहीं है। ये चार तरह की इन्वेंट्री हो गई। और स्टॉक क्या है? इन्वेंट्री का ही पार्ट है। ठीक है, ये था स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब आइए
ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। ठीक है, इसके दो पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल। पहला है सैलरी डेटर्स, दूसरा है बिल्स रिसीवेबल। इसके भी दो पार्ट है, सैलरी क्रेडिटर्स और दूसरा क्या है, बिल्स पेबल। कॉपी करिए। ठीक है, पहले इस पे आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, क्या बोलते हैं, ये गुड्स है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है। गुड्स हमने मिस्टर एक्स को बेचा ऑन क्रेडिट, तो मिस्टर एक्स क्या हो गए, डेटर्स। सोल्ड ऑन क्रेडिट। होते क्या डेटर्स, जब हम किसी को गुड्स उधार पे बेचते हैं तो जिसको बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू समवन, दैट पर्सन इज नोन एज डेटर्स। ठीक है, हमने किसी को उधार पे गुड्स बेचा है तो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो उस समय पैसे मिलने वाले होते हैं, मिलना बाकी होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने किसी को गुड्स परचेज किया, परचेज ऑन क्रेडिट, हमने किसी से गुड्स उधार में खरीदा है, ठीक है, जिससे खरीदा है वो क्या, कौन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई। ये क्या है, डेटर्स, और वाई क्या हो गए, क्रेडिटर्स ऑफ दी फर्म। अकाउंटिंग फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है, तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फर्म। फर्म ने जिसको उधार पे गुड्स बेचा वो फर्म का क्या हो गया, डेटर्स, क्योंकि पैसे मिलने वाले। और फर्म ने जिससे उधार पे गुड्स खरीदा, हमें उसको पैसा देना है, ठीक है, तो वो मेरे क्या है, उधारी, देनदारी, वो क्या है, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। दो वर्ड है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल क्या है, एक बिल है जिससे पैसा लिखा होता है, जिसको या तो उस पैसे को देना होता है या फिर पैसे को लेना होता है। अगर रिसीवेबल है मतलब बिल के बदले पैसा मिलना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। किसी बिल के बदले आपको पैसा मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। वो नाम समझ में आ रहा है। और किसी बिल के बदले आपको पैसा देना है, पे करना है, वो क्या हो गया, बिल्स पेबल। ठीक है, बात समझ में आई। एक बिल है, एक बिल है, इस बिल के बदले में पैसा, ये बिल है, पैसा में देना है उनको, ये क्या हो गया मेरे लिए, पैसा देना है ना, तो ये बिल्स पेबल। ये मेरे पास बिल है, इसके बदले पैसा मिलना है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो पार्ट है, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स कौन, जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं और उनसे पैसा मिलने वाला होता है। बिल रिसीवेबल क्या है, जिसके पास बिल है उस बंदे से हमें पैसा मिलने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो सन्ड्री रिसीवेबल के दो, ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। उसी तरह ट्रेड पेबल के दो पार्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे हमने उधार में कुछ खरीदा है और पैसा देना है, ठीक है, और बिल्स पेबल क्या है, मेरे पास बिल है उसके बदले पैसा देना है, तो वो क्या आ गया, बिल्स पेबल। दोनों किसके पार्ट है, ट्रेड पेबल। तो ये दोनों में पैसा देना होता है, इन दोनों में पैसा मिलना होता है। ठीक है, बात समझ में, इसको भी कॉपी कर लीजिए। बात समझ में आई। तो आज ये यहाँ तक इतना ही मैं पढ़ाऊंगा। ये सारे मैक्सिमम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके हो गए हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे पूछ लेगा। ठीक, मैंने जितना कल पढ़ाया था और जितना आज पढ़ाया हूँ सबका मैं आपको बुक की पिक्चर दे दूंगा, उससे आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो
कॉपी बना लीजिए। कॉपी आपको कैसे बनानी है, एक मोटी स्पायरल जिसमें 250 to 300 पेजेस हो, वो कॉपी आप लोग मेंटेन करिएगा। ठीक है, एक बड़ा सा रजिस्टर स्पायरल रजिस्टर होना चाहिए आपको। क्लियर है? तो आज चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। कल मैं चैप्टर नंबर 2 and 3 दोनों स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय।